थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंटिन्यू हो रहा है। उसमें अभी तक हमने जो है एडियाबैटिक प्रोसेसेस और आइसोथर्मल प्रोसेसेस को डीपली पढ़ा, उसमें वर्क डन कैसा होता है, सारा कुछ हमने कर लिया। जो वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट है हमारा हीट इंजन में काम आएगा, उसको इसीलिए किया था हमने। ठीक है, तो अभी देखिए, जो वो सारी चीजें थी कुछ हद तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो कर रही थी, है ना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे इतने काम का नहीं रहा, जिस कारण सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाना पड़ा। अभी ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ऑब्जर्व किया गया, धीरे धीरे पता लगता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है तो इसका मतलब ये ऐसे होगा। तो बहुत सारे लोगों का, विज्ञानियों का लेन देन था इसमें। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली नेचर से मिला हुआ है, हमें कंप्लीटली नेचुरल है, या मैं कह दूं हमारी अर्थ में तो ये एप्लीकेबल है। अगर सभी गैलेक्सीज में एप्लीकेबल हो, हमें पता नहीं कि सभी गैलेक्सीज में एप्लीकेबल है कि नहीं, तो वही यूनिवर्सल भी काउंट होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो क्या कहता था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी सेकंड लॉ तो देखना ही नहीं है, अभी तो फर्स्ट लॉ को देखो। ये कहता था कंजर्वेशन होती है। वो कंजर्वेशन में हम क्या 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 करते थे? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जो हीट है इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। चाहे ऑन द सिस्टम हो चाहे बाय द सिस्टम हो, हीट गिवन टू द सिस्टम हो या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये सारा कुछ आ गया था। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिला? सबसे पहले तो ये कि ये हमें बताता नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की जरूरत है। इट डज नॉट indicate the direction of transfer of heat। इधर जा रही है हीट, इधर नहीं जा रही है। जो हीट है, हमें अभी तक तो इतना पता है कि ये जो चीज जो मैं अभी बताऊंगी ये हमें सेकेंड लॉ से पता लगा था वैसे तो, कि जो हीट है हमेशा हायर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है। ये जो है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है। अब जैसे कि आपके हाथ में मैंने कहा कि स्टील का गिलास में चाय डाल के दे दी, तो ग्लास गर्म हो जाएगा गर्म चाय से। उसको आप हाथ में पकड़ के रखोगे, आपके हाथों का इतना टेम्परेचर नहीं जितना कि उस चाय का। धीरे धीरे आपके हाथ क्या है, जलने शुरू हो जाएंगे, गर्म होने शुरू हो जाएंगे, और आप कैपेबल नहीं हो पाओगे उस चाय के गिलास को पकड़ने के। या तो आप उसको रख दोगे या फिर उस हाथ से छूट जाएगा। तो वो हायर टेम्परेचर था ना, हॉट बॉडी थी वो क्या थी? हॉट बॉडी। आप चाहे कोल्ड नहीं हो, चाहे आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल सही है, चाहे आपको बुखार हो रखा है, चलो बुखार नहीं हो, मान लो किसी प्राणी को बुखार हो रखा है, टेम्परेचर ज्यादा है उसका, बट स्टिल हॉट बॉडी के मुकाबले कुछ नहीं है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। उसको कोल्ड बॉडी में काउंट करेंगे, चाहे बुखार भी हो रखा है तब भी कोल्ड बॉडी में काउंट करना है हमें। तो ये तो हमें इससे पता लगा, लेकिन इससे तो हमें पता नहीं लगा। हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, लेकिन लोअर टू हायर होता है कि हायर टू लोअर होता है, वी हैव नो आइडिया अबाउट। ठीक है, फिर सेकंड चीज जो है, ये हमें नहीं बता पाया अबाउट दी कंडीशन अंडर विच heat can be heat can be converted into mechanical energy। heat can be converted into mechanical energy। जो हम हीट इंजन करेंगे आने वाली क्लासेस में, दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें यही है ना कि हम सोर्स से हीट प्रोवाइड करेंगे उसमें इंजन को, जिससे क्या है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो हीट इंजन में क्या होगा, जैसे कि व्हीकल्स होते हैं उनका इंजन हो गया, सभी व्हीकल्स, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रेन, सभी का इंजन काउंट होगा। तो इसमें तो पता ही नहीं कि कौन सी कंडीशन होती है कि हीट जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो ये तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल हो गया। बहुत हद तक हर जगह पे नहीं, कहीं कहीं पे ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेबल होता है। जो हमने आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल किया था, वो सारे इसके अकॉर्डिंग ही किया था हमने। आइसोकोरिक भी कर दिया था, आइसोबारिक भी कर लिया था। लेकिन कैसे और क्यों होगा हीट जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, वो नहीं हमें बता पाए। ठीक है, तो उस कारण हम आगे कोई इंजन नहीं बना पाए इसकी वजह से। फिर है
It does not indicate, it does not indicate the extent, यहाँ पे नॉट लगा लेना भाई अपने आप, extent to which heat can be converted into mechanical work continuously. अच्छा, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हो रहा है ना, जो हीट है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगी पता नहीं था, पर फिर भी समहाउ वो अपने आप कन्वर्ट होगी। मान लो हमारे सामने जो है वो हीट सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है, लेकिन कब तक होगी, लगातार कब तक होगी, कब कब वो ब्रेक लेगी, कब कब हीट वेस्ट हो रही है, ये कुछ नहीं पता चल रहा हमें इससे। तो ये इस कारण ये कुछ जगहों पर जो है मेरे पास जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये फेल होने लग गया। तो फिर जब ये फेल होने लग जाए तो हमारे पास हमेशा क्या है, दूसरा लॉ हो रहा है विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैं सारा इरेज कर रही हूँ इतना इतना पार्ट जितना मुझे चाहिए था नोटबुक में रखूंगी। हाँ जी, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है अब ये देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें सब में क्या है, एनर्जी है वो कंजर्व होती है। बहुत सारी प्रोसेसेस उसमें एनर्जी कंजर्व होती है नो डाउट, लेकिन वो ऑब्जर्व भी तो होनी चाहिए, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऑब्जर्व भी तो होने चाहिए। तो वो प्रिंसिपल जिसमें जो है हमें पता लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पर मेरे पास एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही है, वो हीट से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या हीट से वर्क हो रहा है, वर्क से मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है, सारी चीजों से पता लग रही है। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये वैसे अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो स्पॉन्टेनिटी दिखाता है, नॉन स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनिटी क्या होती है प्रोसेसेस में उसके बारे में बताता है, रैंडमनेस के बारे में बताता है। तो वो तो केमिस्ट्री की चीज होगी, अब फिजिक्स में बात करें। फिजिक्स में कुछ मेरे पास स्टेटमेंट्स उनको देख लेते पहले, जैसे कि मेरे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब जो हमने लिमिटेशंस की हैं उनको ओवरकम कर रहे हैं ना सेकंड लॉ, तो ऑब्वियसली उनको ओवरकम करेगा। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। निकल के ऊपर से चलो लेके आते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है, बनाया ही नहीं जा सकता, कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट, किसके ऊपर, रिजर्वायर के ऊपर, नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग, अदर देन extracting heat from a reservoir and performing equivalent amount of work। तो ये चीज जो है हमें हीट इंजन में देखने को मिलती है। हीट इंजन में हम क्या करेंगे कि मेरे पास कोई ना कोई रिजर्वायर होगा, कोई सोर्स होगा जिससे देखिए हीट को एक्सट्रैक्ट करे, जिससे मैं हीट ले रही हूँ, इंजन को दे रही हूँ, एक साइकिल को ऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन जितनी भी मुझे हीट मिली सारी की सारी को मैं मैकेनिकल वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकती, मेरे पास कुछ अमाउंट में हीट जो है वो वेस्ट होगी, ज्यादा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट वेस्ट होती है। अब आप देखो, आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, मान लो आप एक्टिवा चलाते हो, आपने क्या है, आधा घंटा पौना घंटा एक्टिवा को चलाया, यू विल ऑब्जर्व कि जो आपका साइलेंसर है ना, या जो इंजन के पास वाला पार्ट है वो गर्म होने लग जाता है, दैट इज द हीट वेस्टेज। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो कि हीट मिल रही है उसको तो वर्क कर रहा है, इंजन के लिए हीट क्या है, एक तरह से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुछ भी आपने उसको या फ्यूल दे दिया, तो फ्यूल क्या है, उससे क्या वर्क कर रहा है, जिससे क्या हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सारी की सारी जो मुझे एनर्जी मिली, हीट एनर्जी जो मिली, तो सारी की सारी वर्क में नहीं जा सकते, बहुत अमाउंट में वेस्ट होगी। ठीक है,
तो कुछ अमाउंट में जो है हीट यू कैन से वेस्ट की बजाय कह सकते हैं रिजेक्ट करेगा और वो जाएगा किस तरफ, जो मेरे पास लोअर टेम्परेचर वाला होगा ना, लो टेम्परेचर वाली बॉडी बेसिकली सिंक जो होता है उसमें जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक क्लॉजियस स्टेटमेंट ये भी देखिए। अच्छा, कैल्विन प्लैंक वाली इंपॉर्टेंट है, कई बार आए एग्जाम में, क्लॉजियस का देख लो। उसके अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग, इट इज इम्पॉसिबल फॉर, पूरी कहते इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट सेल्फ एक्टिंग मशीन सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by unaided by external agency external agency to transfer heat from a body to another body at higher temperature। तो अब इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि यू आर इन ओशन, ठीक है, आपके पास कोई शिप है और आप ओशन में है, ठीक है, और या फिर आप क्या है एक प्लेन में है, तो आपको क्या है, फ्यूल की जरूरत नहीं है। ओशन से आप हीट लोगे या ओशन की वेव से आपकी शिप क्या मूव करती रहेगी। ये हवा चल रही है, आपका जो प्लेन है, बड़े वाला प्लेन, कागज वाला प्लेन है जिसमें आप बैठ सकते हो, वो वाला प्लेन, वो उड़ जाएगा, आपको फ्यूल की जरूरत नहीं है। वी नीड द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, वो फ्यूल ही है जो हमारे इंजन को चलाएगा, वो सोर्स है हमारे लिए। ठीक है, इंजन को चलाएगा, फिर हमारे पास हीट जो है ट्रांसफर होगी, वो वेस्ट में जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमारे पास ज्यादा तो है, देखिए रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये वाली चीज नहीं बताई। ठीक है, ये वन बॉडी टू अनदर बॉडी मैंने सोचो सिंक का आपको एग्जांपल के लिए दे के बता दिया, लेकिन ये काम जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं क्लॉजेस वाली। एक बार समझाने के लिए आपको शिप और प्लेन की एग्जांपल देते। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम अगर गर्म दूध भी रख देते हैं, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, होगा ना, तो उसमें क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड बॉडी से, अगर वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर। तो वर्क डन जो हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो अगर मैं सीधी सी बात, अगर रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट ना करूं, क्या वो उसमें पड़े खाने को ठंडा कर देगा, बल्कि जो अगर बर्फ भी रख दूंगी ना मैं, वो पिघल जाएगा। होती है ना ये चीज, अगर आप बर्फ भी रख दोगे ना रेफ्रिजरेटर की स्विच को बंद करके, निकाल दो स्विच में, कहीं से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या एक्सटर्नल एजेंट है, तो इसमें ये होता है मेरे पास, जो ठंडी चीज होती है ना, जो कोल्ड बॉडी होती है, उस कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हॉट बॉडी को दिया जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, कोल्ड टू हॉट मेरे पास हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें कॉन्सेप्ट उल्टा होता है क्लॉजेस स्टेटमेंट और रेफ्रिजरेटर में भी। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कितना कर लिया। तो इस जो सेकेंड लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक और चीज पढ़ लो जो आपकी हीट इंजन में काम आएगी। हीट इंजन में काम आने वाली स्टेटमेंट भी देख लो। वैसे तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी हीट इंजन में ही काम आएगी, सेकंड स्टेटमेंट तो रेफ्रिजरेटर की है बेटर, बट एक स्टेटमेंट और है, विच इज ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, all work can be converted into heat, but एक मिनट, but all heat cannot be converted into work। अब देखिए, सारा का सारा काम जो है, जितना भी वर्क है, वो हीट में कन्वर्ट होगा, नो डाउट, बस सारी की सारी जो हीट है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होगी। एग्जाम्पल, आपके पास जो है व्हीकल है, चलो मान लो आपकी एक्टिवा है या आपका बाइक है, उसके अंदर आपने जो है पेट्रोल डलवाया हुआ है, ठीक है, फिर आपने जब इंजन को स्टार्ट करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा ना,
वरना ऐसे तो हवा में तो उड़ेगा नहीं। तभी पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल की यूटिलिटी है हमारे पास, राइट। तो जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करोगे, पेट्रोल हमारा जो यूज हो रहा है, वो सारा जो आपकी व्हीकल आगे बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है ना, और वो वर्क जो है सारा का सारा धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट होगा। आपका जो व्हीकल का इंजन है वो गर्म हो जाएगा। ज्यादा यूज करोगे तो उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी मिलना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप इसको पूरी जून जुलाई की कड़कती धूप में रख दो, आसपास हीटर भी लगा दो, और जहां रखा है उसके नीचे से के कुछ फायर वगैरह का कर दो इंतजाम व्हीकल के, हर तरफ से उसे उसे ना हीट मिल रही, हर तरफ से हीट मिल रही, तो क्या वो जल के भागने लग गया? चलो इंसान हो उसका तो बात अलग है। वो गोलमाल मूवी में दिखाते हैं ना, तवे के ऊपर गिरा देते तो भागता रहता है, भाग जाता है, तभी उसको उसकी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर इंजन की बात करें, हम इंसान की बात नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वो एक्टिवा उस गोलमाल मूवी के कॉमेडियन की तरह भागेगी, अरे 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 मैं तो जल गई, मैं तो जल गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ में? तो वर्क जो है हीट में कन्वर्ट होगा, हीट की एनर्जी के रूप में वेस्टेज होगी, रिजेक्शन होगी। लेकिन अगर उसको हीट देते जाए, ये नहीं उसको वो वर्क में कन्वर्ट होने लग जाएगा और भागने लग जाएगा इधर, स्पीड पकड़ लेगा पूरी 100 की, वो निकल जाएगी। नहीं, एक्टिवा ऐसे नहीं भाग सकती, ठीक है। तो ये है मेरे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, इससे हमें कुछ चीजें की पता चलती है, जैसे कि जो एफिशिएंसी होती है, कुछ चीजें से पता चलती है कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, जो हम आगे पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी कैन नेवर बी 100% और यूनिटी। एफिशिएंसी टॉपिक आएगा हीट इंजन में, वो कभी भी इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी जो हीट हमने रिलीज की कोल्ड रिजर्वायर से, ये कोल्ड रिजर्वायर को दी, उससे क्या है हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, सारे के सारे हीट के वर्क में कन्वर्ट हो गए, बट दैट इज नेवर एवर पॉसिबल, नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्या बताते हैं, जो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है उसमें हम करते हैं कॉफिशिएंट कॉफी, चलो यार स्पेलिंग गलत होगी होंगी, देखना, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हीट इंजन के लिए हमारे पास एफिशिएंसी होती है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसको हम क्या है के से भी या सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, कैन नेवर बी, रेफ्रिजरेटर की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कैन नेवर बी इनफाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, लिमिटेड होगी, ठीक है। दैट मीन्स जो सिविल वर्क है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो हीट इंजन से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो आगे वाली आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे हीट इंजन। अच्छा, लिमिटेशन भी है कुछ सेकंड लॉ की, वो भी देख लो कि जो वैलिडिटी है सेकंड लॉ की, वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है, जितनी भी हमने मशीन बनाई है उससे उसकी वैलिडिटी कॉन्ट्राडिक्शन आती है उसमें, ठीक है, बहुत हद तक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। फिर है ये जो है सेकंड लॉ, सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, अगर मेरे पास कोई प्रोसेस नॉन साइक्लिक है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जहां से शुरू हुआ घूम फिरा के वहां पर वापस आ गया, तो ऐसे करके वापस आ गया, तो ऐसे करके वापस आ गया, जैसे ऐसे करके वापस आ गया, कैसे भी जहां से शुरू हुआ वहां पे वापस आ गया, ठीक है। और ये प्रोडक्शन प्रिडिक्शन दे देता कि अगर कुछ खास कंडीशन लगा दी जाए तो हीट में और वर्क में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये चीजें नहीं बता सकते, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक छोटा सा कर लेते हैं, रिवर्सिबल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या क्या होती है। देखो, रिवर्सिबल का तो नाम से ही पता है क्या होती है, वो प्रोसेस जो कि रिवर्स डायरेक्शन में ही शुरुआत करें, जिसमें क्या चाहे उसकी कंडीशन में जितनी मर्जी वेरिएशन आते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो जाए, वो वापस रिवर्स हो जाएगी, जहां से शुरू हुई वापस आ जाएगी, साइक्लिक नहीं है, रिवर्स है,
ये रिवर्स डायरेक्शन में ही प्रोसीड करती है। ठीक है, कुछ मर्जी चेंज आ जाए, वो एग्जैक्टली क्या होगी, एग्जैक्टली क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक स्टेट होनी चाहिए, वही बहुत स्लो वाली स्टेट। याद है कराया था क्लास में क्वासी स्टैटिक स्टेट, उसमें होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्लो नहीं, जिसमें थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो विद द सराउंडिंग। इतनी स्लो कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी स्लो बैम्बू ट्री उगता है ना, उससे भी स्लो। बैम्बू ट्री को उगने में बहुत साल लग जाते हैं। छोटा सा पौधा होता है, उसको ना मेरे ख्याल से 10 के 12 साल तक पानी देना पड़ता है, फिर जाके वो आगे बड़ा होता है, उसकी शूट अच्छे से निकलती है। उसका स्लो, इतना प्रोसेस स्लो है बढ़ने का, उससे भी स्लो। ठीक है, तो इरिवर्सिबल क्या है। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन देख लो। इसमें जो डिसिपेटिव फोर्सेज होती है, डिसिपेटिव फोर्स कौन सी, जैसे विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी एक डिसिपेटिव फोर्स है, सीधे सी बात है, फ्रिक्शन है, इनइलास्टिसिटी है, ये सारी की सारी एब्सेंट होनी चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए, दिस शुड बी एब्सेंट। बट ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन भी है, विस्कोसिटी भी है, इनइलास्टिसिटी भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जिसको हम रिट्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिट्रेस, कैन नॉट बी रिट्रेस इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल्स है जैसे कि डिफ्यूजन होगी गैसेस की, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। मान लो पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, उसको बिना आप इवेपोरेट किए सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आयरन रस्ट हो चुकी है। अब लो, मेरे घर का भी गेट देख लो, खैर आपने तो नहीं देखा, उसकी रस्टिंग इतनी ज्यादा हो गई थी गेट के नीचे से, क्योंकि पानी वगैरह डालते तो साफ करते हैं ना, और पेंट भी नहीं करवाया था अच्छे से घर वालों ने। तो क्या वो रस्ट हो के आयरन उखड़ कर निकल चुकी है। मान लो इतना गेट है ना, इतना पार्ट उसका निकल चुका है, गेट नया लगवाने वाला है बस। ठीक है, तो ये होगी रस्टिंग ऑफ आयरन, जितनी आयरन निकल चुकी है ना, वो वापस नहीं आ रही है अब। सीधी सी बात है, एक छोटी सीड से पौधा बड़ा हो गया, क्या वो वापस से वही सीड बन जाएगा, क्या वो बन जाएगा, नहीं। अब आप हो, आप बड़े हो गए, अब क्लास 11 में होगी, वापस से फर्स्ट क्लास में हो सकते, उतनी छोटे से क्यूट से शरारती करने वाले, जिसकी नोज ही निकलती रहती थी नाक से, नाक बहती रहती थी, मम्मा रुमाल से साफ करती थी, पॉसिबल है आप, नहीं, मैं भी नहीं पॉसिबल, आप क्या हो, मैं भी नहीं पॉसिबल, मैं वापस से छोटी नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्रूज की मूवी थोड़ी ना लाई। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है, या सडन एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगी जो गैस की, वो भी इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये जो रिवर्सिबिलिटी है, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर है, क्योंकि इससे हम एफिशिएंसी जानने की कोशिश करते हैं हीट इंजन की, जो कि कन्वर्ट करते हैं हीट इनटू वर्क। तो कुछ हद तक ये जो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, जो हाइपोथेटिकल है, काफी हद तक लगता है तुम्हारे पास हीट इंजन में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। आज का टॉपिक देखते हैं हीट इंजन, बहुत आसान सा टॉपिक है हीट इंजन, बड़ा मजेदार है। हीट इंजन क्या होता है, एक डिवाइस, एक डिवाइस है, नाम से ही पता चल रहा है इंजन लगा हुआ है तो डिवाइस है, विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे लग रहा है, कॉन्टिन्यूसली, ये चीज कॉन्टिन्यूसली चलती है, लगातार, बिना रुके। अगर मैं कहूँ आप पढ़ो 4 घंटे लगातार बिना रुके, बिना माइंड डाइवर्ट किए, बिना पानी पिए, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ना। बट हीट इंजन की एक ऐसा डिवाइस है जो कॉन्टिन्यूसली लगातार हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इन अ साइक्लिक प्रोसेस कन्वर्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते ही जा रहा है। ठीक है, तो हीट इंजन बनता कैसे है। हीट इंजन में हमारे पास एक होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, सोर्स, क्या होता है, सोर्स, जिसको हम क्या है, हॉट रेजरवायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट रेजरवायर। ठीक है, और इसका
इसका जो टेम्परेचर है हमारे पास T1 होता है, ये हीट देता है, Q1 अमाउंट में हीट देता है किसको, हमारे इंजन को, हमारे इंजन के नहीं, हीट इंजन के इंजन को, ठीक है। और ये जो इंजन है इस हीट की मदद से वर्क डन करता है, अपना काम करता रहता है, कि जैसे कि व्हीकल्स है, व्हील्स के वो हो गए, लाइक एग्जांपल है व्हील्स ऑफ व्हीकल, व्हील्स ऑफ व्हीकल। देखो सीधी सी बात है, आपने फ्यूल के रूप में क्या इसको जला दिया, फ्यूल को जलाना शुरू किया इंजन के अंदर, या जो भी सोर्स है उसमें फ्यूल जो है, मान लो ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में मेरे पास क्या है, ये सिलेंडर मेरे पास सोर्स है, इसमें अंदर के कोई भी फ्यूल है, उसको मैंने जलाना शुरू किया, जलाना शुरू करोगे तो क्या होगा, कंप्रेशन एक्सप्रेशन सारा कुछ आएगा, और ये आगे कनेक्टेड है मेरे पास फ्यूल से, ठीक है। तो ये एक तरह से पिस्टन लगवा है यहाँ पे, तो इसके साथ कनेक्टेड, तो व्हील क्या भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, रोटेशनल रोलिंग मोशन करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। अब जब इसने वर्क डन कर लिया, ये सारा का सारा जो है वर्क डन नहीं कर पाएगा, सारी के सारी Q1 को ये यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वर्क डन तो ये कुछ अमाउंट में के Q1 को वेस्ट कर देगा, तो जो हीट है वो वेस्ट होगी, वो होगी हमारे पास सिंक में, इसमें वेस्ट होगी सिंक में, जिसको हम क्या कोल्ड रेजरवायर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोल्ड रेजरवायर। तो इसका टेम्परेचर होता है T2। ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। जो मेरे पास सोर्स का टेम्परेचर होता है हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है तो सिंक की टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, हर एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट Q1 मुझे मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हॉट रिजर्वायर से मुझे हीट मिल रही है, और ये कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, ये कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, किसके द्वारा, इंजन के द्वारा। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है, जो रिमेनिंग हीट है, वो रिजेक्ट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ Q2 टू सिंक, ठीक है। और सिंक का टेम्परेचर है T2 विच इज द लोअर टेम्परेचर, दिस इज हायर टेम्परेचर, दिस इज लोअर टेम्परेचर, देखो हॉट कोल्ड से फर्क पड़ रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारी इसमें हो रही है। तो एग्जांपल है जैसे इसमें जो वर्किंग हुए सब्सटेंस की, मान लो कोई भी सिलेंडर है किसी भी मूविंग पिस्टन के साथ, वो ट्रांसफर करना मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स, ठीक है, वो शाफ्ट की हेल्प से भी क्या हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी, ये देखने वाले, एफिशिएंसी जिसकी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। अब हीट इंजन में पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होती क्या है, रेशो ऑफ नेट वर्क, कितना टोटल वर्क किया गया, नेट वर्क डन बाय द इंजन, बाय द इंजन इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, टू द amount of heat absorbed, amount of heat absorbed by the working substance, working by the working substance, वर्किंग सब्सटेंस कौन है मेरा यहाँ पर, इंजन ना, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो अगर मैं देखो यहाँ पे लिखा है नेट वर्क डन, आई हैव टू डिटरमाइन द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या है, W नेट लिख रही है, टोटल वर्क डन क्या है, देखो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जा रही है, ये तुम्हें पता है, पहले यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या वर्क डन करने को मिले, जो हीट वो माइनस जितनी मैंने रिजेक्ट कर दी, जितनी मैंने रिजेक्ट कर दी, Q2 मैंने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। ये चीज हमने फर्स्ट फॉर्मूला में की है, चलो ठीक है। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है पूरे साइकिल में, विच इज नेट वर्क डन, वो है Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी को मैं इटा से डिनोट करती हूँ, ठीक है, इटा इक्वल्स टू नेट वर्क डन W अपॉन कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है बाय द वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज Q1। अब W को मैं अगर लिख दूं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हो जाएगा, अलग अलग कर दो तो 1, ये Q1 ओवर Q1 1 हो गया, माइनस Q2 ओवर Q1, ये मेरे पास एकता की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1, ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन में। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की उसकी परसेंटेज निकाल के दो, तो बाई 100 हो जाएगा, वो बाई 100 हो जाएगा, तो वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, इसमें बाई 100 कर दो, इसमें भी बाई 100 कर दो, तो देखो भेज गया, यहाँ पे भी बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100, ठीक है।
तो जो एफिशिएंसी है, अच्छा एक चीज याद रखो, जो एफिशिएंसी होगी हीट इंजन की हमेशा होगी लेस देन 1, लेस देन 1। कभी भी ये एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, या ये एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये ऐसा हो इसका मतलब क्या है, Q2 मेरे पास 0 है। मान लो मेरे पास के Q2 0 है, तो मेरे पास जो इटा की वैल्यू 1 माइनस 0.1 क्या होगा 1। जब मेरे पास इतना 1 आ गया, दैट मीन्स मेरे पास ये चीज क्या है, वेस्ट नहीं हो रही, सिंक में कोई हीट नहीं जा रही। जब सिंक में कोई हीट ही नहीं जा रही, सारी की सारी हीट इसमें वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो इज दैट पॉसिबल? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब भी वर्क होगा, जो हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है, हीट जो है एक्सट्रैक्ट की जा रही है फ्रॉम द सोर्स, वो सारी की सारी को क्या है, वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको सिंक में रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर इसको हीट रिजेक्ट करनी ही करनी पड़ेगी। तो दिस इज नेवर एवर पॉसिबल। ठीक है, हमेशा ये 1 से थोड़ी कम होगी, 1 से कम होगी हमेशा। तो जैसे कि मेरे पास स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन ले लो, स्टीम इंजन में जो मेरे पास एफिशिएंसी है वो 12 to 16% तक वरी करती है। मतलब कि आप ये कह लो कि अगर इंटू 100 हो तो 0.12 to 0.16 तक मेरे पास इसकी आ रही है। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो एफिशिएंसी परसेंटेज में इतना, ऑब्वियसली 100 हटा दोगे तो फिर 0.12 या 0.16 हो जाएगा। ठीक है, जो मिनिमम एफिशिएंसी है पेट्रोल इंजन की देखो, पेट्रोल इंजन की मिनिमम एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 26%, दैट मीन 0.26। अगर फ्रैक्शन में देखें तो 0.26। और डीजल इंजन की, डीजल इंजन की वो है, मिनिमम करें हम 0.40 या बेट टू बी सेट 40%। ठीक है, मैक्सिमम तक हमारे पास 60 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हीट इंजन में हमारे कुछ टाइप्स भी आती है, कुछ होते जैसे एक्सटर्नल कंबस्शन वाले, कुछ होते इंटरनल कंबस्शन वाले हीट इंजन। जो एक्सटर्नल कंबस्शन वाले हीट इंजन होते हैं, जो इंटरनल वाले होते हैं, ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है, तभी तो टाइप्स आ रही हैं। तो मुझे इरेज करने दो। देखो जो एक्सटर्नल कंबस्शन का होगा, एक्सटर्नल कंबस्शन वाला हीट इंजन होगा, उसमें हीट नीडेड फॉर द वर्किंग सब्सटेंस हमेशा जो प्रोड्यूस हो रही है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, वो होगी आउटसाइड द सिलेंडर एंड पिस्टन। उसमें सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, जो कि स्टीम इंजन में होता है। टर्न स्टीम इंजन में क्या होता है, हमारे पास पेट्रोल होते हैं, नहीं होता, जिसमें कोई सिलेंडर होते हैं, नहीं होता। स्टीम को क्या है, प्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे हमारा इंजन वर्क करे। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबस्शन हो गया। इंटरनल कंबस्शन क्या होगा, इंटरनल कंबस्शन, यहाँ पर भी कंबस्शन लिखते हैं ना। ठीक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन कौन सा होगा, जिसमें मुझे बर्निंग ऑफ फ्यूल चाहिए इन द मेन सिलेंडर। मेन सिलेंडर है, उसके साथ पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, और वो आगे जाके के किस ना किस तरीके से वेन के साथ कनेक्टेड है। ये मेरे पास मेन सिलेंडर है, और इसके अंदर मेरे पास फ्यूल जो है बर्न हो रहा है फ्लूइड की फॉर्म में, चाहे वो गैसेस फ्यूल है, जैसे कि सीएनजी हो गया, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, कुछ भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें वही है कि पेट्रोल और डीजल इंजन जो हो गए, या सीएनजी गैस पे जो चल रहा है इंजन, वो मेरे पास कौन सा आएगा, इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ कर लिया, लिमिटेशन कर ली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, और हीट इंजन कर लिया। ठीक है, आने वाली क्लास में हम करेंगे कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते ही आता है, तो अगली क्लास जो है अटेंड करना अच्छे से ध्यान से। यस, दैट इज अप फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।